जय हिंद दोस्तों। जिस तरह हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़े थे, उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कि धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। आइए उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे धातु, कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा धातु ऑक्साइड। आपको समझ में आ गया कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो बनेगा धातु ऑक्साइड। आइए इसका एगो उदाहरण ले। जैसे में है मैग्नीशियम एक धातु है, यदि उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये होता है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मतलब धातु का ऑक्साइड, उसको यदि हम जल में डाल देंगे तो एक विलयन तैयार हो जाएगा, और उस विलयन में यदि हम लोग लाल लिटमस पत्र को दे देंगे तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जो हमें ये बताता है कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ गया। अब आते हैं अधातु के बारे में। अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनेगा अधातु ऑक्साइड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है ना। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आपको याद रखना कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी अधातु ऑक्साइड को यदि जल में हम लोग डाल देते हैं तो उससे जो तैयार विलयन हुआ, यदि उस विलयन में हम लोग नीला लिटमस पत्र डाल देंगे तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। और ये लाल हमको इंडिकेट करता है कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है ना। तो आइए इसका हम लोग आंसर समझते हैं। देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो धातु होते हैं ना, वो बहुत अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हैं। यदि उसको खुला में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ इतना तेजी से अभिक्रिया करेगा कि वो क्या कर लेता है, वो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग ये समझेंगे कि धातु और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं धातु, है ना। तो देखिए, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनेगा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसमें से जो धातु ऑक्साइड है, यदि वो पानी के साथ घुलनशील है, जल के साथ घुलनशील है, तो ये क्या बना देगी, धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। समझ में आ गया है। अब देखते हैं। देखिए, यहाँ जल, तीन तरह का जल है, एगो ठंडा जल, गर्म जल और एगो भाप, है ना। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा धातु किस जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए, ठंडा जल के साथ दो गो धातुएं अभिक्रिया करती है, एगो है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम, है ना, जब ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये सोडियम है तो सोडियम बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और पोटेशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, है ना, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। समझ में आ गया है। अब आइए समझते हैं गर्म जल के साथ। तो गर्म जल के साथ कौन धातु अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा मैग्नीशियम की सतह पर, और मैग्नीशियम क्या करेगा, जल में उसको तैराएगा उसको, है ना। ये क्या करता है, मैग्नीशियम को तैराता है ये,
तैरना। मैग्नीशियम को क्या करेगा, जल की सतह पर उसको तैराएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाप। तो भाप के साथ दो गो धातुएं अभिक्रिया करती है, एगो एल्यूमिनियम और एगो आयरन, है ना। एल्यूमिनियम जब भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आयरन जब भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनेगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि धातुएं ठंडा जल, गर्म जल और भाप के साथ कैसे कैसे अभिक्रियाएं करती है। अब बात करते हैं अधातु का। तो अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसको याद रखिएगा। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। अब स्टूडेंट हम लोग धातुएं और अधातुएं तनु अम्लों के साथ कैसे अभिक्रियाएं करती है, आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए, धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, है ना। आइए एगो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। धातु में लिए सोडियम और तनु अम्ल में लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया करेगी तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या, एक लवण है, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु के बारे में। तो अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी लेकिन अधातु तनु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। आपको समझ में आ गया है। अब आइए आगे बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ये धातु के ऑक्साइड होते हैं और उसमें अम्ल और क्षारक दोनों का गुण होता है, उसे कहा जाता है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। ये धातु के ऑक्साइड हैं और इसमें अम्ल और क्षारक दोनों का गुण होता है। अब समझते हैं एक्वा रेजिया, है ना। एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है ना। इसमें क्या करते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का आपस में मिला दीजिए तो उससे जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को बोलते हैं क्या, एक्वा रेजिया, है ना। कैसे आपको इस मिश्रण को तैयार करना है, तो यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपको 3 लीटर डालना है तो नाइट्रिक अम्ल को 1 लीटर डालना पड़ेगा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि 3 kg डाल रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल को आपको 1 kg डालना पड़ेगा। यानी ये जो एक्वा रेजिया है ना, उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में इसको मिलाना है ना। और ये क्या करता है, ये सोना को भी गला सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्वा रेजिया क्या होता है।